उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था और इधर भी गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रूहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग रामलाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, अयो, ये ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय, तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी, हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। पर दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे। गांव के लोग रामलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सुल्तानपुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। श्याम के घर लौटने के बाद कुंती ने उसे राजू की तबीयत के बारे में बताया। मोहन ने राजू को देखा तो उसकी खांसी और ठंड से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। कुंती, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है। कहां से लाऊं? धनीराम ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ नहीं, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और धनीराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उन गरम रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर कुंती ने सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा कीं, जो उसने बचा कर रखी थीं। श्याम, मैं कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं, लेकिन राजू को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके कुंती और श्याम ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। कुंती, क्या ठाकुर आइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? और पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजी उन्होंने रसाई दी थी जो राजू को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत, वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है कुंती। हम मेहनत करते, हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। राजू अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए, कुंती उसके पास बैठी रही और श्याम को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। श्याम, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर राजू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, राजू की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है कुंती, मैं कोशिश करता हूँ। हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम राजू का ख्याल रखना। फिर श्याम आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुंती की आंखें उसी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि श्याम सही सलामत लौट आए।
कुंती राजू के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। राजू की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। राजू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। राजू ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। कुंती ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि कुंती भी कांप रही थीं। इस बीच सांसें रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा।